नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। तीसरी महिला मुख्यमंत्री का मिला दर्जा। आप पार्टी के गठन के वक्त से जुड़ी रही हैं आतिशी। 16 सितंबर को मना था इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन अपने रिकवरी ट्रैक पर। WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन ने बताया रिकवरी डेटा। और ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान। भारत की तुलना गाजा से। विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार। आइए शुरू करें। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया गया। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन रखी गई थी और इस मौके पर WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी सालाना रिपोर्ट WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन जारी की है। इस रिपोर्ट में ओजोन लेयर पर मौसम संबंधी प्रभावों की सूचना, साथ ही 2023 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभावों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओजोन लेयर रिकवरी के ट्रैक पर है। साथ ही ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ क्लोरीन और ब्रोमीन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगर वर्तमान नीतियां लागू रहीं तो उम्मीद की जा रही है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की रिकवरी साल 2066 तक, वहीं आर्कटिक के ऊपर 2045 तक और बाकी दुनिया में 2040 तक रिकवरी की उम्मीद जताई गई है। देखिए, ओजोन रिकवरी की यह कहानी दिखाती है कि कैसे दुनिया के देश अगर साथ मिलकर किसी मुद्दे पर सहमति दिखाएं तो लगभग हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 1985 में एक ब्रिटिश दल ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का पता लगाया था। वैश्विक स्तर पर ओजोन परत में हो रहे नुकसान के बारे में जब पता चला तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में ही वियना कन्वेंशन ले आया गया। ये संधि 1988 से लागू है। ये पहली ऐसी संधि थी जिस पर शामिल सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 2009 में इस संधि ने यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हासिल कर लिया था। इसका मकसद देशों के बीच ओजोन परत पर मानवीय प्रभाव के बारे में सूचनाएं आदान प्रदान करके सहयोग को बढ़ावा देना था। इस संधि में एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एक वैश्विक समझौता है जो उन रसायनों को फेज आउट करने से संबंधित है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस फेज आउट प्लान में रसायनों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों शामिल है। इस समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए और ये 1989 से लागू हुआ। 1987 में 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इस दिन को ओजोन डे के रूप में चुना गया। साल 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28वीं मीटिंग का आयोजन रवांडा के किगाली में हुआ। यहाँ पर एक संशोधन किया गया जिसे किगाली संशोधन के नाम से जानते हैं। इस संशोधन के जरिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज डाउन किया जाना है। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सीधे तौर पर ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करके जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। किगाली अमेंडमेंट लीगली बाइंडिंग है। ध्यान रखिए कि ओजोन एक प्राकृतिक गैस है और इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। वहीं क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन स्मॉग बनाती है जो कि हानिकारक है। 18 सितंबर से मैक्सिको में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का 19वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम पीस फॉर प्रोग्रेस रखी गई है। इसमें तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा गिनीज रिकॉर्ड होल्डर मैजिशियन सामला वेणु पहले भारतीय होंगे जो इस इवेंट में परफॉर्म करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित पीस मेकर्स हिस्सा लेंगे और सम्मेलन का मकसद दुनिया में मौजूद गैप को खत्म करना है जिससे वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित हो सके। यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि यह सम्मेलन नोबेल पुरस्कारों का नहीं है, बल्कि शांति के लिए जिन लोगों को नोबेल मिला है या जो किसी भी तरीके से दुनिया में शांति लाने का काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए होने वाला सम्मेलन है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। अल्फ्रेड नोबेल नाम के बिजनेसमैन और इन्वेंटर के नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उनकी वसीयत के मुताबिक दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जिन्होंने बीते सालों में मानव जाति को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया होगा, उन्हें उनकी संपत्ति के बड़े हिस्से से पुरस्कृत किया जाएगा। जिन लोगों ने मानवता के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया हो।
उनकी वसीयत के मुताबिक 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए। बाद में 1969 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक की 300वीं सालगिरह मनाने के लिए अर्थशास्त्र में एक नया पुरस्कार जोड़ा गया। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कार स्वीडन में। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हर साल अक्टूबर में की जाती है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं, जिसे नोबेल दिवस कहते हैं। हर कैटेगरी में पुरस्कार को अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार को वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि यदि घोषणा के बाद विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन किसी को मरणोपरांत नामांकित नहीं किया जा सकता। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, शरीर विज्ञान या चिकित्सा के लिए कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट और साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी चयन करती है। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त एक समिति करती है। अगर भारतीयों और नोबेल की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया था। 1930 में फिजिक्स की कैटेगरी में सर सी.वी. रमन को पुरस्कृत किया गया। 1968 में मेडिसिन कैटेगरी में हरगोबिंद खुराना को, 1979 में शांति के लिए मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा अल्बानिया में जन्मी रोमन कैथोलिक नन थी, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। इसके अलावा 1983 में फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 2001 में भारतीय मूल के वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित किया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। हाल के वक्त में 2019 में इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। कुछ देशों में राजनीति केवल किसी एक देश, व्यक्ति या विचारधारा के भरोसे ही चल रही होती है। अगर वो मुद्दा खत्म हो जाए तो तथाकथित राजनेताओं के पास कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। किसी एक वर्ग की इतनी आलोचना की नागरिकों के दूसरे वर्ग को लगे कि अगर ये रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इन राजनेताओं को कोई वास्तविक चिंता होती है, ये केवल अपनी राजनीति चमकाने का तरीका होता है। अभी हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खैमनेई ने भारत को गाजा और म्यांमार के साथ लिस्ट किया, जहां पर मुस्लिम सफ़र कर रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं। उन्होंने अपने ये विचार ट्विटर यानी एक्स पर लिखे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह के कमेंट अनएक्सेप्टेबल हैं। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले खुद अपना रिकॉर्ड देख लें। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर केवल एक धार्मिक नेता भर नहीं है, ये ईरान के सबसे ताकतवर नेता हैं। सुप्रीम लीडर, जिसे शिया इस्लामी धर्मशास्त्र में वेलायते फ़कीह के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम लीडर ही ईरान में अंतिम शासक है और देश से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उसी के पास होता है। 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर पद की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान का प्रमुख और कमांडर इन चीफ होता है। सुप्रीम लीडर बनने की पहली शर्त यह है कि सिर्फ पुरुष इस पद पर आसीन हो सकते हैं। ईरान में जिस प्रकार का इस्लामी कानून है, उसके अनुसार सुप्रीम लीडर के पद पर केवल एक उच्च रैंक वाला शिया धर्मशास्त्री ही बैठ सकता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई 1989 से ही सत्ता में हैं। वे न केवल सभी राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करते हैं, बल्कि सेना, न्यायपालिका, संरक्षक परिषद यानी गार्डियन काउंसिल और राज्य मीडिया को भी निर्देशित करते हैं। इसके अलावा उन्हें सीधे सरकार और न्यायपालिका के काम में भी दखल करने का अधिकार है।
भारत की राजधानी नई दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा खुद की है। लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी स्कैम के चलते जेल में बंद थे। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की और अब नए मुख्यमंत्री के नामों को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया। फाइनली नाम आतिशी का निकलकर सामने आया है। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। इससे पहले इस पद पर सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित काबिज रह चुकी हैं। दिल्ली में ही जन्मी आतिशी आप यानी आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त से ही पार्टी से जुड़ी हैं। केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय और विभाग रहे। उन्होंने मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षा क्षेत्र में भी कई अहम काम किए थे और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में शिक्षा विभाग को भी संभाला। माना जाता है कि आतिशी केजरीवाल की विश्वास पात्र हैं। आतिशी को पहले आतिशी मार्लेना के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि ये नाम मार्क्स और लेनिन के नामों से बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम से ये सरनेम हटा लिया। बताते हैं कि विपक्षी दलों ने उनके सरनेम के चलते उन्हें विदेशी और ईसाई बताना शुरू कर दिया था। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए संघ शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा मिला था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया था। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है हेलीकॉप्टर मनी। इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इसका शाब्दिक अर्थ है हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसे गिराना। हेलीकॉप्टर मनी का साधारण तौर पर मतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को दिया गया वो पैसा जो सरकार को बैंक को वापस नहीं लौटाना पड़ता। इसमें लोगों को पैसा खर्च करने के लिए उकसाया जाता है जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। हेलीकॉप्टर मनी मॉनेटरी पॉलिसी का एक अपरंपरागत तरीका है जिसमें गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाती है। इस नीति के तहत केंद्रीय बैंक ज्यादा कैश प्रिंट करती है जिसे सरकारों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है जिससे मांग में वृद्धि हो। इसमें सेंट्रल बैंक लोगों तक पैसा ऐसे पहुंचाती है जैसे हेलीकॉप्टर से बट रहा हो। यह व्यवस्था घाटे में चल रही अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए ले आई जाती है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी तथा सहयोग थीम के साथ हुई। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बाढ़ प्रबंधन, पेयजल और स्वच्छता सहित जल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम जल संसाधनों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और हितधारकों से विचार तथा राय लेने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा। इसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 लोग हिस्सा लेंगे। बीते दिनों इनक्वाइस यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने इंटीग्रेटेड महासागर ऊर्जा एटलस का अनावरण किया। यह एटलस भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। इसमें सौर, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं जैसे महासागरीय ऊर्जा संसाधनों की क्षमता को वरीयता दी गई है। यह भारत के EEZ यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध समुद्र ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए नीति निर्माताओं, उद्योगों और शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। इस मौके पर वात्सल्य की सदस्यता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा और योजना से जुड़ने वाले नाबालिग बच्चों को प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड दिया जाएगा। NPS वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल है। यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। इसे भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह योजना PFRDA यानी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की बेहद खास योजना है। इसके तहत राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। इस स्कीम का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 साल से 60 साल तक के बीच है और इस योजना का लाभ देने के लिए महिला को ओडिशा का निवासी होना चाहिए।
व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के नियमित आकार को 1.8 लाख सैनिकों से बढ़ाकर 15 लाख सैनिक करने का आदेश दिया है। सैन्य थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की वृद्धि से रूस अपने एक्टिव लड़ाकू सैनिकों की संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से आगे निकल जाएगा। रूस से आगे सिर्फ चीन होगा। वर्तमान में चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से फेज आउट करने के मुद्दे से संबंधित है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर नागोया प्रोटोकॉल? अगला प्रश्न है, सुभद्रा योजना को किस राज्य की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या फिर तेलंगाना? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भास्कर प्लेटफॉर्म का संबंध है स्टार्टअप से, उच्च शिक्षा से, भारत में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने से, शिक्षा में गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा देने से? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी स्टार्टअप से। अगला प्रश्न है, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और श्री विजयपुरम भारतीय भूमि के किस हिस्से में स्थित हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? सही जवाब है विकल्प सी यानी दक्षिण पूर्व। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।